Hello everyone. So this is the fifth lecture of fats and oil series. पहले 4 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि फैट्स एंड ऑयल्स किसे बोलते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कौन कौन से टाइप के रिएक्शन शो करते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया है हम लोगों ने। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद लास्ट जो फोर्थ लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स डिस्कस किया था, जिसमें कि कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस किए थे जो कि फैट्स एंड ऑयल्स की क्वालिटी को के बारे में बता सकते हैं। तो जैसे कि एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, ये पैरामीटर्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। कुछ पैरामीटर्स रह गए थे जो कि एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर आते हैं, तो वो पैरामीटर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो एक पैरामीटर है एसिटाइल वैल्यू। सो एसिटाइल वैल्यू जो है वो भी किसी भी ऑयल या फैट के क्वालिटी को बता सकता है। एक्चुअली एसिटाइल वैल्यू जो होता है वो जनरली फ़ैट या ऑयल में कितने अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं उसके बारे में बताता है। तो एसिटाइल वैल्यू होता क्या है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट व्हेन वी सी द डेफिनेशन ऑफ एसिटाइल वैल्यू, इट इज़ number of milligrams of potassium hydroxide required to neutralize acetic acid produced by saponification of 1 gram of completely acetylated fat or oil। तो पहले तो जो सैंपल है आपका फैट या ऑयल उसको एसिटाइलेटेड करना पड़ेगा। तो जो एसिटाइलेटेड फैट या ऑयल होगा उसके 1 ग्राम को सेपोनिफाई करेंगे, तो जो भी एसिटिक एसिड लिबरेट होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लगता है, दैट इज़ एसिटाइल वैल्यू। तो उसी को एसिटाइल वैल्यू बोला जाता है। सिग्निफिकेंस आपको अभी बता दिया कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट इन ऑयल और फैट। तो ऑयल और फैट में कितने अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं उसके बारे में ये एसिटाइल वैल्यू बताता है। तो डेफिनेशन से भी वो पता चल रहा है एक्चुअली कि जो फैट या ऑयल होगा उसको पहले एसिटाइलेटेड करेंगे तो एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो एसिटाइल ग्रुप जब अटैच होगा तो जहाँ जहाँ अल्कोहलिक ग्रुप है वहाँ वहाँ वो अटैच हो जाएगा। अब वो अटैच हो जाएगा, उसके बाद उसको सेपोनिफाई करेंगे तो जितने भी एसिटिक एसिड ग्रुप अटैच हुए थे वो रिलीज़ होंगे, और रिलीज़ होने के बाद फिर उसका टाइट्रेशन करेंगे KOH के साथ। तो कितना एसिटिक एसिड लिबरेट हुआ वो अपने को पता चल जाएगा, और जितना लिबरेट हुआ है उतना ही आपका अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट रहा होगा सैंपल में। तो इससे अपने को सैंपल में ऑयल या फैट के सैंपल में कितना OH ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो पता चल जाता है। तो इसी को एसिटाइल वैल्यू बोलते हैं। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। इसमें करना ये होता है कि सबसे पहले सैंपल लेना है और सैंपल में 5 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन का मिक्सचर उसको डालना है। और ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन का मिक्सचर होगा वो 1:7 रेशियो में होना चाहिए। 1 एसिटिक एनहाइड्राइड का और पिरिडीन 7, तो इस रेशियो में वो मिक्सचर होगा और उसका 5 ml हम सैंपल के अंदर डालेंगे। उसके बाद 5 ml ऑफ वाटर ऐड करना है और उसके बाद वाटर बाथ पे 30 मिनट्स के लिए उसको रख देना है हीट होने के लिए। अब वाटर बाथ पे जब 30 मिनट तक रख दिया जाएगा तो क्या होगा, जो सैंपल है उसका एसिटाइलेशन हो जाएगा, उसमें एसिटिक एसिड ग्रुप ऐड हो जाएगा। उसके बाद कूल करना है मिक्सचर को। देन कूल करने के बाद टाइट्रेशन करना है, टाइट्रेट विथ 0.5 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर। अब यहाँ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करना है तो उसमें कलर चेंज क्या होगा। अब देखिए जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें पहले तो सैंपल फैट या ऑयल था, फिर उसमें एसिटाइलेशन हुआ तो एसिटिक एसिड ग्रुप वो चला गया, अटैच हो गया। फिर आपने उसको वाटर बाथ पे रखा है तो उसका फिर KOH फिर वाटर बाथ पे रखा 30 मिनट्स के लिए,
उसके बाद फिर सैपोनिफिकेशन जब होगा उसका, तो सैपोनिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, एसिटिक एसिड ग्रुप रिलीज़ होगा, और एसिटिक एसिड जब रिलीज़ होगा तो उसके बाद आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो एसिडिक हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में एसिडिक रहेगा तो फिनोल्फ्थालीन कोई भी कलर शो नहीं करेगा, और जैसे ही हम KOH डालते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा एसिटिक एसिड कंज्यूम हो गया और एक्सेस ऑफ KOH आने लगेगा रिएक्शन मिक्सचर में। जैसे ही एक्सेस ऑफ KOH आएगा, रिएक्शन मिक्सचर आपका अल्कलाइन हो जाएगा और पिंक कलर शो होने लगेगा। सो कलर चेंज विल बी हेयर फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। तो वैसे ही एंड पॉइंट आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू ही एसिटाइल वैल्यू निकाला जाता है। एसिटाइल वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल E इंटू 4.3 अपॉन A, वेयर A इज़ वेट ऑफ सैम्पल एसिटाइलेटेड इन ग्राम्स एंड E इज़ एसिडिटी इक्विवेलेंट, जो कि गिवन रहेगा। तो इस तरीके से एसिटाइल वैल्यू किसी भी फैट या ऑयल सैंपल का निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक पैरामीटर है, दैट इज़ रिचर्ड मिसल वैल्यू, इसको RM वैल्यू भी बोलते हैं। दिस RM वैल्यू कैन ऑल्सो गिव इंडिकेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ फैट और ऑयल सैंपल। अब यहाँ पे जो ये RM वैल्यू होता है वो जनरली आपके सैंपल में कितना वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। तो ये जो वोलेटाइल फैटी एसिड जिस सैंपल में होगा उसके बारे में ही बताएगा। तो वैसे जो सैंपल हैं वो जनरली बटर में ये प्रेजेंट रहता है, तो बटर की क्वालिटी को ये बताता है। जो RM वैल्यू है इट गिव्स इंडिकेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ बटर, वेदर इट इज़ प्योर और एडल्ट्रेटेड, उसके बारे में ये RM वैल्यू बताता है। सो जब इसका डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज, RM वैल्यू इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ml, वहाँ मिलीग्राम्स था, इधर ml है, नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज वाटर soluble steam or to neutralize the distillate of 5 gram of hydrolyzed fat or oil। तो 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोलाइज्ड फैट या ऑयल जो होगा उसका जो डिस्टिलेट आएगा या फिर उसका जो वाटर सॉल्युबल स्टीम होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 नॉर्मल KOH कितना लगता है उसी को RM वैल्यू बोला जाता है। It is an indicator of how much volatile fatty acid can be extracted from fat through saponification। जो RM वैल्यू है वो हमें यही बताता है कि कितने वोलेटाइल फैटी एसिड आपके सैंपल में प्रेजेंट है या फिर सैंपल से सपोनिफाई होकर निकल सकते हैं। सो RM वैल्यू गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट वोलेटाइल फैटी एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट इन फैट और ऑयल। RM वैल्यू वो बताता है। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। सो known sample is completely saponified with alkali for determining RM वैल्यू। जो सैंपल है उसको पहले सेपोनीफाई कर लेना है अल्कली यूज़ करके, और सेपोनीफाई करने के बाद जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसको एसिडिफाई किया जाएगा बाय यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले तो जो सैंपल है उसमें अल्कली आपने डाल दिया, जैसे कि NaOH डाल दिया। NaOH डालने के बाद उसको पूरा कम्प्लीटली सेपोनीफाई होने दिया। सेपोनीफाई होने के बाद जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसको एसिडिक किया जाएगा बाय यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और वो एसिडिफाई करने के बाद उसको स्टीम डिस्टिलेशन में लगा दिया जाएगा। तो डिस्टिलेशन होगा तो जो भी वाटर सॉल्युबल होंगे फैटी, जो भी वाटर सॉल्युबल होगा वो स्टीम बनकर ऊपर आने लगेगा। तो जो भी स्टीम बन के ऊपर आएगा तो या तो उस स्टीम को ले लेना है या फिर उसके डिस्टिलेट को ले लेना है। तो जो डिस्टिलेट होगा विच कंटेन्स वोलेटाइल एसिड इज़ देन टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो स्टीम बन रहा है उसको डिस्टिलेट होने देंगे और डिस्टिलेट को अलग से कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जो डिस्टिलेट होगा उसमें वोलेटाइल एसिड्स प्रेजेंट होंगे, वाटर सॉल्युबल वोलेटाइल एसिड्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको फिर टाइट्रेट कर दिया जाएगा 0.1 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। तो इस तरीके से RM वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है। ये देखिए प्रोसीजर है उसका।
और प्रोसीजर में भी वही कुछ बोला जा रहा है। एड एक्सेस ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू कम्प्लीटली सेपोनिफाई फैट इन 10 ग्राम ऑफ सैंपल। अब ये सैंपल जितना भी लोगे वो आप फॉर्मूले में डाल सकते हैं। तो सैंपल लेना है, सैंपल को कम्प्लीटली सेपोनिफाई करना है और सेपोनिफाई करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अल्कली यूज़ करना है तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 नॉर्मल यूज़ किया जाता है। तो उसको कम्प्लीटली सेपोनिफाई कर देंगे। सेपोनिफाई करने के बाद आपको बताया था कि एसिडिफाई करना है, तो एसिडिफाई कर देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करके। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे और जो रिएक्शन मिक्सचर होगा सेपोनिफिकेशन के बाद उसको एसिडिफाई कर देंगे। देन स्टीम डिस्टिलेशन किया जाएगा। उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन किया जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन करने के बाद जो डिस्टिलेट होगा, जो कि वोलेटाइल एसिड जिसमें प्रेजेंट है, उसको उस डिस्टिलेट को टाइट्रेट किया जाएगा किससे? 0.1 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। और यहाँ पे भी फिनोफ्थलीन यूज़ किया जाता है एज इंडिकेटर। तो यहाँ पे कलर चेंज क्या होगा? पहले आपका जो मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर है, वो एसिडिक है और उसको हम KOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, तो एसिडिक है तो पहले कलरलेस और बाद में एंड पॉइंट आते ही अल्कलाइन हो जाएगा तो पिंक कलर। सो एंड पॉइंट जो कलर चेंज जो होगा वो है फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। तो और यहाँ पे देखिए RM वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है 1.10 T1 माइनस T2, वेयर T1 इज़ वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर टाइट्रेशन एंड T2 जो है वो ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग है। तो इस फॉर्मूले से हम RM वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो RM वैल्यू है ये जनरली सैंपल में कितना वोलेटाइल एसिड प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। और ये जो सैंपल है उसमें जनरली जो बटर है, फैट या ऑयल में जो ये जो बटर होता है, बटर में ही जनरली ये फैटी एसिड प्रेजेंट रहता है, तो ये बटर के क्वालिटी को बता सकता है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ RM वैल्यू इज़ इट इज़ यूजफुल फॉर टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ बटर। बटर के प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और देसी घी के भी प्योरिटी को बता सकता है, विच मे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ग्लिसराइड्स ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल है, एडल्ट्रेटेड बटर जो होता है उसकी RM वैल्यू थोड़ी कम रहेगी एज़ कंपेयर टू प्योर बटर। तो इस तरीके से आपका जो बटर है वो प्योर है या एडल्ट्रेटेड है वो RM वैल्यू डिटरमाइन करके बताया जा सकता है। तो ये जो RM वैल्यू है वो क्या इंडिकेट करता है? नॉन फैट कंपाउंड आपके सैंपल में कितना है वो डिटरमाइन बताता है वो। तो इस तरीके से हम RM वैल्यू को देखकर किसी भी बटर या घी के क्वालिटी को बता सकते हैं कि वेदर दैट इज़ द बटर और घी सैंपल इज़ प्योर और एडल्ट्रेटेड। सो ये सारे पैरामीटर्स थे जो कि फैट या ऑयल सैंपल को एनालाइज करने के लिए यूज़ होते थे। तो सारे पैरामीटर्स डिस्कस हो गए हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।